हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? एकदम मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक ऐसा है जिसको कि 11th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इतना ही नहीं, ये आपका बिजनेस स्टडी का भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अकाउंटेंसी दोनों में ही ये इसका 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में और 12th क्लास के लिए अकाउंटेंसी का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे स्टूडेंट्स तो आप इसको शेयर भी करिएगा। अगर कुछ आपको सुझाव देना हो तो कमेंट्स भी करिएगा और अच्छे से चैप्टर को समझने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का निर्माण। कंपनी वर्ड से सभी लोग फैमिलियर होंगे, जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी जानते हैं। बट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बताने से पहले, यानी कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कंपनी होती क्या है या कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्टूडेंट्स, पहले सोल ट्रेड था। सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यापार, फिर साझेदारी आई। लेकिन जितनी तेजी के साथ मार्केट में वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड की सप्लाई करना, या कहें कि एक बड़े पैमाने पे उत्पादन और बड़े पैमाने पे जो बाजार में मांग है उसको कंप्लीट करना, उसको फुलफिल करना, इन सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की बस की बात नहीं थी। हमें एक ऐसे बिजनेस की आवश्यकता थी जिसमें मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए, या जो भी बिजनेस का जो अभी लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, उनको बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें व्यवसाय का बड़े स्वरूप की आवश्यकता थी, जिसमें ज़्यादा रिस्क भी ना हो, पार्टनरशिप की तरफ बहुत रिस्क भी ना हो, और बड़े पैमाने पे वस्तुओं का उत्पादन हो, बड़ी मात्रा में प्रॉफिट हो। तो इसके लिए कंपनी की स्थापना है, या इस प्रकार के व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए कंपनी सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये कंपनी होती क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी समझेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रोफेसर हैने का एक परिभाषा ली हुई, एक इनका डेफिनेशन लिया हुआ है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual seasons and a common seal। मीन्स कि जो कंपनी होती है वो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कृत्रिम को एक कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका जो निर्माण होता है वो लॉ के द्वारा, यानी कि उसका जो कंपनी होती है, जो अस्तित्व में आती है, वो कंपनी अधिनियम के, कंपनी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको किसी कंपनी घोषित किया जाता है, वो कंपनी कहलाती है। और इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, यानी कि इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है। ये कॉमन सील सार्वमुद्रा क्या होती है, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब पर ये कॉमन सील लगी हुई होती है। जैसे किसी खास ब्रांड के आप किसी प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो आप देखोगे उस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट होंगे सब पर उस कंपनी का नाम या कोई एक डिजाइन सिंबल एक जैसा ही बना होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग घरों में यूज करते हैं तो उसकी जैसा डिजाइन और उसके किसी दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं होता, वही उस कंपनी की कॉमन सील होती है। जैसे कि हम लोग का सिग्नेचर होता है, किसी पेपर पे हम सिग्नेचर करते हैं, उसी तरह से कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब पे उस कंपनी का कॉमन सील, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उस कंपनी की ये सार्वमुद्रा जो है उसकी एक प्रकार से मुहर होती है, जो कि उसके सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे ये होती है। सामान्य अर्थों में कहें तो कंपनी क्या है कि कुछ व्यक्ति लाभ कमाने की इच्छा से जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और परस्पर लाभ कमाने के लिए इकट्ठे होते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए ये लोग साथ में आते हैं, और जो लाभ होगा
उसका भी लाभ कमाने के उद्देश्य से आए हैं ये लोग, तो लाभ को भी जाहिर सी बात है कि लाभ में उनका भी हिस्सा भी होगा। लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी में पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट कंपनी की बात करें तो कंपनी में मेनली दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि एक क्या है, निजी कंपनी है, और दूसरी सार्वजनिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अगर हम लोग निजी कंपनी की बात करते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक उसमें पार्टनर्स हो सकते हैं। बट ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, ये इसके जितने मेंबर्स होते हैं ना, उन सबको मिलके ही कंपनी के लिए जो पूंजी होती है उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये पब्लिक में अपने शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी समझ सकते हैं, तो ये क्या करती है, इसके मिनिमम 7 इसके मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम के लिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने इसके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतने तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, और हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के निर्माण पे। कंपनी के निर्माण, किसी भी कंपनी का निर्माण वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, किसी न किसी कंपनी अधिनियम के तहत होना चाहिए। जो भी अभी कंपनियां हैं उन सबका निर्माण, उन सबका समामेलन किसी न किसी कंपनी अधिनियम के तहत हुआ होगा। लेकिन वर्तमान में कंपनी अधिनियम की जो धारा है वो 2013 है। अब जिस भी किसी कंपनी का समामेलन होगा, उसका निर्माण होगा, वो अस्तित्व में आएगी, तो उसके को अस्तित्व में आने के लिए, उसको कंपनी बनने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसके जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो कोई कंपनी कहलाएगी। यह देखिए, कंपनी के निर्माण की, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के कुछ स्टेप्स हैं। प्रमोशंस ऑफ कंपनी, कंपनी का परावर्तन। ये कंपनी का परावर्तन क्या होता है, जहां से कोई व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन के माइंड में ये चीज आती है कि मुझे एक कंपनी खोलना है, और वो बिजनेस के लिए कहे मार्केट में उसके लिए उपयुक्त मतलब अवसर ढूंढता है, एक ऐसा बिजनेस सोचता है कि जिसको वो करे। यानी कंपनी खोलेंगे तो किस चीज की कंपनी खोलेंगे, कंपनी में क्या बिजनेस होगा, कंपनी का क्या नाम रखेंगे, कहाँ पे कंपनी रन करेगी, कंपनी के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह। ये जो भी चीजें ये है, ये जो व्यक्ति सोचता है, जो स्टार्टिंग करता है यहाँ से, उसी को कहते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का परावर्तन। यहाँ पे एक बात समझना है, ये भी आवश्यक है कि परावर्तन वो पहला मतलब फर्स्ट स्टेप होता है, जहां से कंपनी की मतलब कहे कि न्यू डाली जाती है। जब तक किसी के माइंड में आइडिया नहीं आता है, तब तक वो उस आइडिया को साकार रूप नहीं दे सकता। तो जब तक किसी के माइंड में ये विचार नहीं आएगा कि मुझे कंपनी खोलनी है, किस चीज की कंपनी खोलनी है, कहाँ पे खोलेंगे, तब तक तो कंपनी अस्तित्व में आएगी नहीं बिना ऐसे विचार किए हुए। तो वो पहला स्टेप होता है कंपनी के निर्माण की, वो पहली अवस्था होती है जिसे हम लोग प्रमोशन ऑफ कंपनी कहते हैं। सेकेंड स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समामेलन। कंपनी का समामेलन ये कंपनी के निर्माण की ये द्वितीय अवस्था होती है, जिसे हम लोग कंपनी का समामेलन कहते हैं। देखिए, ये समामेलन क्या है, कंपनी का समामेलन जिसको हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है? क्या कोई भी कंपनी तब तक कंपनी नहीं कही जाएगी जब तक कि उसको कानूनन यानी लीगली उसको कंपनी घोषित नहीं कर दिया जाए। तो ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, कंपनी का समामेलन है, ये कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करती है। जैसे कोई शिशु माता के गर्भ में आता है, लेकिन जब तक उसका माता के गर्भ में आना और उसका जन्म होना, ये दोनों
दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ये जो प्रमोशन ऑफ कंपनी है यानी प्रवर्तन का, ये बिजनेसमैन के माइंड में आता है कि मुझे एक कंपनी खोलना है, उसके लिए वो सारी प्लानिंग करता है। बट वो साकार रूप में कब आता है, जबकि उसका समामेलन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। कंपनी का समावेलन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में उसको लीगली, कानूनन उसको मान्यता दिलाना, क्योंकि कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो इसको कानून के द्वारा वो अस्तित्व में आती है और कानून के द्वारा ही इसका समापन होता है। कोई भी कंपनी कानून के द्वारा ही, लीगल ही इसको वो अस्तित्व में आती है, उसको मान्यता मिलती है। बेशक आप कोई काम कर रहे हो लेकिन उसका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, समामेलन नहीं कराया है, तो उसको कंपनी नहीं कहेंगे, वो अनलीगल कंपनी कही जाएगी, उसको कंपनी कहेंगे नहीं, वो अनलीगल है। तो कंपनी का समामेलन में आने के बाद फिर कंपनी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पूंजी वगैरह की व्यवस्था करना, वो भी इसी के स्टेप में आता है। और फाइनली जब कंपनी का प्रवर्तन हो जाता है, उसका समामेलन हो जाता है, वो अस्तित्व में आ जाती है, उसको रजिस्ट्रार से बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन मिल जाता है। वो अपने जितना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, वो शेयर्स के माध्यम से वो इकट्ठा कर लेती है, तब जाके उसको रजिस्ट्रार के पास से बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन मिलता है। तो ये थर्ड स्टेप है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रारंभ। तब जाके कोई कंपनी जिस चीज का उसको बिजनेस करना है, जो उसको समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है, उसके बाद फिर कंपनी रजिस्ट्रार देखता है कि इन्होंने शेयर्स के माध्यम से जितना इनको कैपिटल चाहिए था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसका मिनिमम अगर ये 90% इकट्ठा कर लेते हैं, तब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तब रजिस्ट्रार इनको बिजनेस स्टार्ट करने का, रन करने का परमिशन देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी कंपनी में बीच में पूंजी की कमी ना आए, फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, कैपिटल की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सेबी कहती है कि उनको जितना कंपनी को स्टार्ट करने के लिए टोटल कैपिटल चाहिए, उसका मिनिमम 90% उनको पहले ही बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ही शेयर्स के माध्यम से, शेयर एप्लीकेशन के माध्यम से उनको लाना पड़ता है। इसके बाद भी कुछ मेन और भी एक और स्टेप रह गया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद, है बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, प्रमुख जो उसके प्रलेख कहे जाते हैं, कंपनी के प्रमुख प्रलेख, वो क्या क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोस्पेक्टस। देखिए, ये जो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम है, जिनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बिना इनके किसी कंपनी का समामेलन ही नहीं होता। जब कोई कंपनी का प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर कंपनी के समामेलन के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए वो अप्लाई करता है, तब उसको रजिस्ट्रार के पास वो उसको फाइल करना पड़ता है। और रजिस्ट्रार के पास जब वो अपना फाइल कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए फाइल करता है, तो उस फाइल में कंपनी के जितने भी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब तो सबमिट करने पड़ते हैं। उसी के आधार पर रजिस्ट्रार उनको चेक करता है और उनको अस्तित्व में वो आते हैं, कंपनी का नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नोट किया जाता है। तो वहाँ पे पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये मस्ट होता है। बिना इसके किसी कंपनी का समामेलन संभव नहीं है, ये होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये जो मेमोरेंडम होते हैं और आर्टिकल्स हैं, इनमें कंपनी के जितने भी जो प्रमुख सदस्य होते हैं, उन सबका भी इन मेमोरेंडम्स पे और आर्टिकल्स के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। बिना उनके सिग्नेचर के, उनका नाम पता के साथ उनका सिग्नेचर होना चाहिए। जितने भी उसके मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं उनका होना चाहिए। उसके बाद तब उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है। ये प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस, जिसको कि हिंदी में प्रविवरण भी कहते हैं, ये प्रोस्पेक्टस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। इसी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से कोई भी जो कंपनी होती है वो शेयर्स
खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, यानी कि पब्लिक को, जनता को आमंत्रित करती है इन्हीं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। तो इस प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी के प्रवर्तक का नाम, कंपनी क्या व्यवसाय करेगी, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से उसकी पूरी कार्यविधि चलेगी, उसके प्रमुख सदस्यों के नाम, पते, संपूर्ण विवरण जो कि एक शेयर होल्डर जानना चाहता है, वो संपूर्ण जानकारी इस प्रविवरण में होती है, इस प्रोस्पेक्टस में होता है। क्योंकि इन्हीं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो शेयर्स को खरीदने के लिए आगे आती है।